पल भर में वक्त गुजर जाए, बस एक तेरी याद साथ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क़े मुतशक्किरम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे हमेशा की तरह एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़े मुतशक्किरम एपिसोड 2। वक्त कहाँ ठहरता है। गुजरते गुजरते 2 हफ्ते पर लगा के उड़ चुके थे। इस छोटे से अरसे में छोटे जा ने अपने दिल पे बहुत कुछ झीला था। उस खूबसूरत आवाज़ वाली लड़की की यादें ज़हन से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। किसी इजलास के वक्त या किसी जगह के दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात के वक्त ज़हन कहीं ना कहीं से छोटे जा को जामिया के मनाजर में ले जाता। अब तो दिल ख्वाहिश करने लगा था कि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर एक बार फिर उसकी दीद को जामिया जाया जाए, और वो बार बार दिल को रोकता पर नाकामी हाथ लगती। पर आज का उसका इरादा तय था कि हर सूरत उसे देखने जामिया जाएगा, वरना दिल को करार देना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ये सब क्या था, क्यों हो रहा है? वो सबसे अनजान बस दिल की ख्वाहिश की तकमील करना चाहता था। सिर्फ एक झलके दीद की, सिर्फ एक झलक। सिंगार मेज के सामने खड़े अपनी मुकम्मल तैयारी पे उसने निगाह डाल के उंगली की पुश्त से नाक रगड़ी और परफ्यूम उठा के खुद पे छिड़का। वो बहुत जहाज़ेब शख्सियत का हामिल था, सादा पुर लोगों की तमाम तवज्जो अपनी जानिब रखने वाला। वॉयलेट और मोबाइल उठाकर आरामगाह से बाहर निकल आया। कहीं जा रहे हो? जुल्फ़कार जा उसकी तैयारी देखकर टोकते हुए बोले। मेहरान के कदम ठहरे। वो इतनी जल्दी में था कि नीचे हॉल में बैठे बाप और एमएनए को देख ना सका। हाँ, ज़रा काम है, खुदा हाफिज, अजलत में कहता हुआ बंगले के दरवाजे सीढ़ियां उतरकर पोर्च की तरफ भर गया। तुझे नहीं पता आजकल छोटे साईं मुस्कुराने लगे हैं? मुझे तो मोहब्बत का चक्कर लगता है, वरना कभी देखा है उनको अकेले में मुस्कुराते हुए? हर वक्त ही संजीदगी का लिबास ओढ़े रखते हैं, और खेल के हंसना तो उनकी तबीयत का हिस्सा ही नहीं, और खुल के हंसना तो उनकी तबीयत का हिस्सा ही नहीं। 2 मुहाफिज आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस बात से अनजान जिसका जिक्र वो लेके बैठे, वो खुद बराह रास्त सारी बातें सुन चुका है। मेहरान ने गुस्से से मुठियां और जबरा बींचा और लंबे कदम लेता गाड़ियों के पास आया जहां वो दोनों बातचीत में मगन थे। उसकी धाड़ पे हैरत के मारे कांप गए। क्या बकवास लगा रखी है? वो उनके सर पे आन खड़ा था। साईं, वो तो बस क्या, हम तो बस तुम लोगों को मुशाहिदे करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। सब के सब औकात भूल गए हैं। वो तमाम पे फनकारा जो उसकी आवाज़ पे पोजीशन में आ गए थे। आइंदा कोई भी मुझे फजूल बात करते देखा तो फारिग करने में देरी नहीं करूँगा। गप्पे हाँकने के तमाम तुम लोगों को पैसे नहीं देता मैं। अजीज़, इन सब ने सर झुका लिया था। अजीज़ उसकी बुलंद आवाज़ सुनते ही सर्वेंट क्वार्टर से दौड़ा चला आया। जी साईं। दौड़ के आने पे उसकी सांस फूली। किस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं? मुलाजमों की अपनी मौजें, यहाँ पे गार्ड्स अपने गप्पों में लगे हैं। तुम्हें कहा था ना सब देखने के लिए। वो अजीज़ पे भड़कने लगा था। गार्ड्स ने अजीज़ को इल्तिजाई नज़रों से देखा और अजीज़ ने खून ख्वार, छोटे बाबा माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नादम सा हो गया था। ख्याल रखना, वरना इन सब को निकालने में देर नहीं लगेगी। गुस्से से लबरेज अपनी पराडो का दरवाज़ा खोला। गार्ड्स सब ही एक्शन में आए और मुहाफिज गाड़ियों में बैठने लगे थे। रुक जाओ, किसी को साथ चलने की ज़रूरत नहीं। मेहरान के इनकार पे सब हक्का बक्का से एक दूसरे को देखने लगे थे।
अजीज ने इन सब को ठहरने का इशारा किया और ड्राइविंग सीट संभाली। पीछे सारे गार्ड्स नई कश्मकश में पड़ गए कि बिना तहफ्फुज़ के साईं कहाँ जा रहे हैं। कम अज कम ज्यादा नहीं, एक तो मुहाफिज गाड़ियां तो उसके साथ जाया ही करती थी, पर अब मुंह से कुछ निकाल कर किसी को भी नौकरी गंवाने की हिम्मत नहीं थी। सब ही खामोशी से अपनी जगहों पे खड़े हो गए। अजीज गाड़ी में बैठ गया, पर जाना कहाँ था उसका इल्म उसे भी नहीं था। साईं जाना किधर है? उसने गर्दन मोड़ के मेहरान की तरफ पीछे को की। मेहरान ने उसे देखा। वहीं जामिया ले चलो। कंधों पे खाकी चादर ओढ़े बड़ी बेनियाजी से बैठा, इत्मीनान से बोला। अजीज को हैरत का झटका लगा था। उसने गाड़ी अहम शाहराह से गुजार के जामिया की जानिब गाड़ी दौड़ा दी। वो तीनों बाहर आगे बैठी थी और घास पे बैठी आयशे को हाल के सीन के बारे में सब बता चुकी थी। हाय, मैंने मिस कर दिया ये सब। ये लंबे बालों वाला छछुंदर मुझे इतना बुरा लगा, ये क्या बताऊं। मैंने सुना है पहले उसका दिल किसी जूनियर पे आया था। जब से उससे थप्पड़ मौसूल हुआ, इसको भूल भाल हमारी रूमा के पीछे पड़ गया। वैसे रूमा इतना बुरा भी नहीं, वो सोचा जा सकता है। आयशे आसमान को तकती इतला देने वाले अंदाज में बोली। अब क्लास का बदला भी तो लेना था। आयशे, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां से धक्का दे दूं? रुमाइजा ने तई चढ़ाए जामिया की छत की जानिब इशारा किया। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ हमायो भाई का दिल ना तोड़ो। बाल कटवा दो तो अच्छे भले इंसान लगेंगे। आयशा के लहजे की शरारत संजीदगी में तब्दील हुई थी। रुमाइजा ने कमाल जब्त से उसे घूरा। आयशे, क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां से धक्का दे दूं? रुमाइजा ने तई चढ़ाए जामिया की छत की जानिब इशारा किया। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ हमायो भाई का दिल ना तोड़ो। बाल कटवा दो तो अच्छे भले इंसान लगेंगे। आयशे के लहजे की शरारत संजीदगी में तब्दील थी। रुमाइजा ने कमाल जब्त से उसे घूरा, पर जब वो बात ना आई तो उस पे चीख पड़ी। आयशे, अब कुछ कहा ना तो मैं अंकल आंटी को बोल दूंगी कि आपकी बेटी को शादी की जल्दी है, फौरन से रुखसत करें। गुस्से से उसकी नाक लाल हो चुकी थी। इन दोनों को पता था इन मामलात में वो कितनी एग्रेसिव हो जाती है, फिर भी वो तीनों एक दूसरे को छेड़ने से बाज नहीं आती थी। अच्छा ये बताओ, अंकल की तबीयत अब कैसी है? अनोश ने उसको उठाया और उसकी गोद में सर रखे एक किताब खोले लेटी, और आयशा की आड़ में वो किसी को दिख नहीं रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। पता नहीं कैसे अचानक इतने बीमार हो गए। वो उठ बैठी। बाल जूड़े से खुलकर कमर पे आजादी मिलते ही बिखर गए। बड़ी बादामी रंग की आंखें, सतवा लाल होती नाक, कटावदार अनाबी लब, लंबे खूबसूरत बाल। वो अनोश की कमर से टेक लगा के बैठ गई। अब उसका रुख और इन दोनों की पुश्त दरवाजे की जानिब थी। मेहरान की गाड़ी जामिया की हदूद पे आ रुकी। वो अजीज को वहीं इंतजार का कहकर अंदर आया। चादर कंधों पे फैली हुई थी, काला स्याह चश्मा उसने आंखों पे लगा रखा था। सर झुकाते हुए सबकी नजरों से बच के वो पार्किंग से गुजर के कैंटीन की तरफ आया। पहली बार जब वो यहाँ आया था तब उसका हुलिया अलग था, और आज अलग तो कोई पहचान ना सका, और सर झुकाए चल भी उसी वजह से रहा था कि कोई पहचान ना सके। कैंटीन से निकल के वो अंदर की इमारत में कदम रखने लगा था कि बाहर करीबी घास पे बैठी वो दिखाई दी। एक बार फिर मुस्कुराहट का राज हुआ। बाजू पे लटकती चादर उसने सीने से गुजारी और कदम बढ़ाते हुए उसकी और मजीद करीब जाता गया। रुमाइजा जो अनोश की कोई बात सुन रही थी, सामने मेहरान जा को देखते ही पहचान गई थी। उसकी बड़ी पुरकशिश आंखों में हैरत उमड़ आई। जूं ही दोनों की नजरें मिली, मेहरान के दिल में हलचल सी पैदा हुई। उसे कई पल देखे गया, अनोश और आयशा के साथ, जब वो खिलखला के हंस रही थी, किसी बात पे हंसते हुए चेहरा हाथों में छुपाती और फिर काली जुल्फें उसके चेहरे का तवाफ करती, और वो सुकून से उन्हें बार बार कान के पीछे अरसती। मेहरान का दिल तो वहीं से किसी किनारे डूबना शुरू हो चुका था।
वो कई पल ऐसे ही जामत खड़ा उसे तकता गया। मेहरान की नजरें खुद पे पाकर वो अलग कंफ्यूज हो रही थी और उसे देखती रही। एक की नजरों में बेचैनी का इर्तिकाब था तो दूसरे की नजरें उलझन का शिकार थी। रुमाइजा की पलकें होले होले लड़ती थी। वो बखूबी उसका हर अंदाज भांप रहा था। आया तो वो मुलाकात की गर्ज से था, पर दीदारे यार ही उसे इतना भारी महसूस हुआ था। वो खुद को इस शहर से बचाना चाहता था। ये सब अचानक क्या हुआ था? दिल क्यों ऐसे बेलगाम हो रहा था? वो सब समझकर भी कुछ समझना नहीं चाहता था। किसी का आदी तो हरगिज नहीं बनना चाहता था। उसने उल्टे कदम लिए। रुमाइजा ने नासमझी से उसे देखा। वो फौरन पलट गया था। उसने निगाह से किया सलाम है, दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है। तंग आया ये समा, होश है लापता, तेरा दीदार कर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नत सा ये शहर। आयशे, वो मेहरान? हैरत से निकलते ही रुमाइजा ने पलटकर इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या यहाँ? अनोश की भूमें सुकरी। हाँ, वो यहाँ था। उसने फूले मुंह समेत इशारा करके बताया, पर अब वहां उसका साया तक मौजूद ना था। उन दोनों ने त्योरी चढ़ाते हुए रुमाइजा को देखा। दिन में ख्वाब देख रही हो क्या? कहाँ गया? अब वो हमें तो नहीं दिख रहा। यार, अभी वो यहीं था। सच्ची? उसने यकीन दिलाना चाहा, फिर खामोश हो गई। क्या वो वाकई यहाँ था? तो अब क्या गायब हो गया? इन दोनों को उसका आने पे बिल्कुल यकीन नहीं आया था। ओ, मोहतरमा को भी उसके ख्वाब दिखने लगे। आयशा के छेड़ने पे वो तिलमिला गई थी और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी, जो फौरन अपना बैग संभालती कैंटीन की तरफ भागी थी। लड़कियों, मुझे तो ले चलो, अनोश घास पे बैठी चीखी। मेहरान एक जंग लड़ता हुआ बाहर गाड़ी तक आया। दिल में शोर सा मचा था। गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। अजीज अपने साईं की हालत देखे फिक्रमंदी से अंदर बैठा। साईं, खैरियत तो है? वो सब समझने से फिल वक्त कासिर था। अभी तो बिल्कुल ठीक अंदर गया था और चंद मिनटों में बिगड़ी हालत के साथ वापस आया। अंदर ऐसा क्या हो गया था? अजीज, खैरियत ही तो नहीं कुछ। मेहरान ने माथे पे गिरे बाल पीछे किए और चादर उतार के दूर फेंकी और आंखें मूंद के टेक लगा के बैठ गया। अजीज कई देर तक तजस्सुस का शिकार रहा। आप किसी से मिलने गए थे? मिल आए? वो पूछते हुए हिचकिचाया था। नहीं। क्यों? वो बेसाख्ता बोल बैठा, पर मेहरान को सवाल बुरा नहीं लगा था। अगर मिल लेता तो मुश्किल ही था अपने पैरों पे वापस आता। अजीज, मुझे घबराहट हो रही है, खिड़कियां खोल दो। उसने घबराहट के बाइस कुर्ते के ऊपरी बटन भी खोल दिए थे। आप ठीक नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गार्ड्स की बातें सच थी? जब ही आप इतना गुस्सा कर रहे थे, उसे एक मुलाजिम ने मैसेज करके सारी खबर दे दी थी कि किस बात पे वो भड़का था। शायद एक आग है, मैं इसमें जलना नहीं चाहता। घर चलो बस। वो खिड़की के पास देखने लगा। अजीज ने हुक्म मिलते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो अब यहाँ से जा रहा था, कभी वापस ना आने के लिए। दिल ने सदा दी थी। क्या हुआ? मेहरान जा इतनी जल्दी हार मान बैठे? अभी तो मोहब्बत नामी फूल के खिलने की इब्तिदा है। पर्दा दिल की सुनता कहाँ तक? अब जब सुनी तो एकदम बेबस हो गया, पर अब दिमागी फैसले दिल के ऊपर गुलबा पा चुके थे। शिनवारी साहिब अपने किसी दोस्त के साथ ऑफिस में बैठे थे। तो अब क्या सोचा? कैसे जुल्फकार जा का कर्जा उतारोगे? मियां हसन ने तशवीश से पूछा। मेरे हाथ से सब निकलता जा रहा है। फैक्ट्री घाटे में जा रही है। कहाँ से जोड़ तोड़ करके कर्जा अदा करूं? जुल्फकार जा बिल्कुल रहम नहीं कर रहा। मुझे कुछ वक्त की अशद जरूरत है। शिनवारी साहिब ने बॉल पेन टेबल पे बजाने से हाथ रोकते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। वो शख्स पैसे का पुजारी है, अपना पैसा किसी सूरत नहीं भूलेगा। मियां हसन को शिनवारी की हालत में तरस आया था। रकम इतनी ज्यादा थी कि कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उल्टा उनका बिजनेस ही नुकसान में जा रहा था। कैसे कोई मदद करने का सोचता?
ان کو खुद पैसों के वापस ना मिलने का खदशा था। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और जुल्फकार के शर से बचाए। मियाँ हसन की बात पे वो मजीद सोच में पड़ गए। रकम का बंदोबस्त ना होने की सूरत में क्या होगा, उसका सोचकर ही उन्हें झरझरी आ गई। मेहरान जब वापस बंगले पहुंचा तो खुद को अच्छे से कंपोज कर चुका था। जो हुआ सब कुछ जामिया तक ही छोड़ आया था। संजीदा चाल चलते हुए वो राहदारी से अंदर गया। तमाम मुहाफिज और मुलाजमिन अब अलर्ट हो चुके थे। अब किसी में भी जाके गुस्से का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो हाल में आया तो एमएनए अब भी तक मौजूद था। उनकी मौजूदगी देखकर सामने वाले सोफे पे अपनी तमाम तर वजाहत के साथ घुटने पे टांग जमाए सोफे से पुश्त टका के बाजू फैलाए बैठ गया। कैसे हैं मेहरान साहिब? एमएनए तुफैल ने उसकी तरफ चेहरा किए पूछा। अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या करते फिर रहे हैं आजकल? बिना बातें घुमाए वो मुद्दे पे आया। जुल्फकार जा यकटक खामोशी से उसे देखते रहे, जबकि तुफैल घबरा चुका था। क्या मतलब छोटे जा? उसने घबराहट को पसे पुश्त डाले पूछा। यही कि अपनी जिम्मेदारियां शायद भूल गए हैं। शायद आप स्कूल बनवा रहे थे, साल गुजर चुका पर वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। नरमी की जगह लहजे में सख्ती ऊद आई थी। जुल्फकार के माथे पे बाल नुमाया हुए। आपको इस काम के लिए बाकायदगी से फंड मिला है, पर स्कूल अभी तक तामीर का शिकार है। आवाम के सामने हम जवाबदेह हैं, पर जवाबदेह क्या? हमारे अराकीन काम करना भूल चुके हैं। बाबा साईं, ऐसे तो आपकी हुकूमत मजीद नहीं चलेगी। वो सिर्फ स्कूल की बात पे गुस्सा नहीं था, और भी एक एमएनए की लापरवाहियां गुस्से का सबब थी। तफैल वैसे भी उसे ज्यादा पसंद नहीं था और आज बिल्कुल बाप से साफ गो हो गया था। साईं, ये क्या बातें कर रहे हैं? मैंने सारी जिंदगी आपके साथ वक्फ कर दी, अब मुझे ये इल्जाम सुनने को मिलेंगे? कुछ जरूरी काम थे जिनकी वजह से ये काम मुकम्मल ना हो सका, पर आप तो। तुफैल बिफरता हुआ जुल्फकार से मुखातिब था और जगह से खड़ा हो गया। बैठ जाओ तुफैल, बैठ जाओ। गुस्सा करके अपनी गलती मत छुपाओ। इससे बेहतर है अपनी सच्चाई का सबूत दो। मुझे 1 माह के अंदर ये मुकम्मल चाहिए। फौरन काम दोबारा शुरू करवाओ। मेहरान हुक्म उदूली से कहता खुद ही सोफे से खड़ा हो गया। मेहरान, आराम से। जुल्फकार ने उसे टोका जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। कैसे आराम करूं? आपका हर आदमी अपनी मर्जी चलाता है। फंड कहाँ गायब हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता। मेहरान बाजू बुलंद करते हुए बुलंद आवाज में बोला और तुफैल पे सख्त निगाह डालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जुल्फकार को फंड वाली बात सुन के पहली बार खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। आज से पहले कभी उसने इस मामले में किसी को कुछ नहीं कहा था। तुफैल ने जा साहिब को देखा जो किसी सोच में गुम थे। साईं, आज वो मुझे भूल गया है। उसका दूसरा तीसरा नंबर आप ही होंगे। तुफैल अपना कोट उठाकर गुस्से में बुनबुनाता हुआ निकल गया। जुल्फकार साहिब सोच विचार करने लगे। उनका गद्दी नशीन ही अगर बगावत पे आ गया तो जुल्फकार साहिब क्या होगा? क्या कर रहा है मेरा बेटा? एहतशाम साहिब उसके कमरे में दाखिल होते हुए बोले। वो मुस्कुरा के उनकी तरफ मुड़ी। कभी अपने बाबा का भी स्केच बना लो। बेड के आगे पीछे सोफे पे वो बैठ गए थे और रुमाइजा कमरे के कॉर्नर पे पेंटिंग बोर्ड पे झुकी थी। सफेद दीवारों पे कई तरह की उसकी बनाई पेंटिंग्स नस्ब थी जो कमरे की खूबसूरती मजीद 4 चांद लगाए हुए थी। नेक्स्ट टाइम जरूर। अभी ये देखिए मैंने कैसी इस सादा सी पेंटिंग को खूबसूरती बख्शी। अपनी पेंटिंग की तारीफ के पुल बांधते हुए उसने आंख दबाई और स्टूल से उतर के पेंटिंग्स के सामने से हटी। खूबसूरत, पर इसमें एक कमी है। एहतशाम ने खूबसूरत पेंटिंग को बगौर देखते हुए कहा। रुमाइजा ने ब्रश दांतों में दबाए कमी ढूंढने की कोशिश की। इसमें मोर नहीं है। सावन के मौसम में जंगल में मोर के नाच की खूबसूरती इसको और 4 चांद लगा देती। वो सरसरी सा तबसरा कर रहे थे। ओह यस, आई फॉरगेट। उसने ब्रश टेबल पे रख दिया और बाप के साथ बैठ गई। बाबा, मुझे फिंचीज दिला दें प्लीज। इजाजत दे दें, मैं खुद ले आऊंगी। रुमाइजा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा और इंतहाई मासूम शक्ल बनाकर एहतशाम साहिब को देखने लगी। यही हथियार वो अपनी बातें मनवाने के लिए इस्तेमाल करती आई थी।
एहतशाम साहिब ने उसे घूरी से नवाजा जो उसने किसी खाते में नहीं रखी थी। क्या करोगी इन मासूम चिड़ियाओं का? आपने पास रखूंगी, इस पिंजरे में उनका ख्याल रखूंगी। और क्या? उसने बालकनी में लटके बड़े से गोल पिंजरे की जानिब इशारा करते साफ कहा। मतलब कैद कर लोगी ना? एहतशाम साहिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। रुमाइजा अजीब उलझन का शिकार हुई। हाँ। रुमाइजा ने उलझन से शाने उचकाए। मेरा बच्चा, परिंदे भी जानदार हैं, उन्हें भी आजादी पसंद है। इनको इस पिंजरे में बंद करके क्यों बददुआएं समेटनी है? उन्होंने उसे प्यार से समझाया। आप हमेशा यही कहते हैं, मुझे बचपन से लेकर अब तक कोई परिंदा खरीद कर नहीं दिया। वो मुंह बसोरती खड़ी हो गई। नैन कटोरे टुकर टुकर तेजी से इर्द गिर्द घूम रहे थे कि कैसे आज जिद पूरी करवाई जाए। बेटा, जुल्म है ये इन मासूम परिंदों पे। नहीं बाबा, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। क्या आप अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहते? आई लव बर्ड्स। अच्छा ये बताओ, यूनी कैसी जा रही है? उन्होंने मौजू बदला। एहतशाम साहिब, अब आप बात ना बदले प्लीज, मुझे लेने दे, सिर्फ 2 लूंगी, बस 2। रुमाइजा उनके बाजू से सर टकाया और 2 उंगलियों का निशान बनाते हुए बोली। एहतशाम साहिब खामोश रहे। बाबा, सिर्फ 2 ही लूंगी, प्लीज ना। उसने सर उठाया। एहतशाम उसकी जिद के आगे हारे थे। अच्छा भाई ठीक है, उन्होंने कहते हुए सर नफी में हिलाया। वो खुशी से चहकी और उनके गले लगी। थैंक यू हैंडसम मैन। रुमाइजा आंख मारती हुई खड़ी हुई और फिर स्टूल पे जाकर बैठ गई। अब सो जाओ, पूरी रात इसी में नहीं लगी रहना। एहतशाम उसे ताकीद करते हुए कमरे से निकल गए थे। वो भी उनके जाने के बाद सब समेट के बिस्तर की नजर होकर नींद की वादी में जा चुकी थी। जुल्फकार जा और मेहरान किसी इजलास से वापस एक ही गाड़ी में आ रहे थे। मुहाफिजों की गाड़ियां उनकी सीट के पीछे को थी। मेहरान, मैं चाहता हूँ इस बार तुम इलेक्शन लड़ो। तुम इस काबिल हो चुके हो कि इक्तदार संभाल सको। अब ये अहम जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपना चाहता हूँ। जुल्फकार की बात उसने सुन के आंखों से काला चश्मा उतारा। बाबा साईं, ये तो मैं जानता हूँ, इलेक्शन मैंने ही लड़ना है। बहुत होशियार हो चुके हो। वो हंस दिए। साथ ही मेहरान के लबों के किनारे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट धार आई। तुमने इतने कम वक्त में काफी रुके हुए काम मुकम्मल करवा के अवाम के दिल अपनी जानिब रागिब कर लिए हैं, और ये कहना अब गलत नहीं कि मुल्क का मुस्तकबिल तुम हो। मुझे मेरे खून पे गरूर है, तुम मुझे कभी नाराज नहीं करोगे, सब अच्छे से संभाल लोगे। वो उसको सराहते हुए बहुत कुछ मैनीफेजी से बावर करवा रहे थे। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, आपको कभी नाराज नहीं करूँगा। मेहरान जा की दुनिया उसका बाप ही तो है। उसके मुतमिन अंदाज पे जुल्फकार ने उसकी पीठ थपकी। फिर अगले इजलास पे ये खुशखबरी सबको सुना दूंगा। APA जमात आजाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेहरान जा होगा। खुशी से नाहाल उनका कहका सफेद पराडों पे गूंजा। बाप का साथ देने के लिए वो भी हंसने लगा। इस खबर के मंजरे आम पे आने के बाद तुम अपनी सिक्योरिटी सख्त रखना। वैसे ही ओपोजिशन की तुम पे कड़ी नजरें हैं। तुम्हारी छोटी सी गलती या बेएहतियाती बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। उनके तासुरात संजीदगी में तब्दील हुए। मेहरान ने गहरा सांस खारिज किया। आप बेफिक्र रहें, सब बेहतर ही होगा। इतना बुरा वक्त भी नहीं कि ये लोग मेहरान जा का कुछ बिगाड़ सके। ताकत का गरूर सर चढ़ के बोला था। माशाल्लाह, इतने सारे परिंदे। अनोश, तुम कहाँ से ले आई? मुझे। रुमाइजा ने खुशी से बहाल अनोश के गले में बाजू डाला। 3 बिग बेंचर्स का टोला आज तोता मंडी पहुंचा हुआ था और तीनों अलग अलग किस्म के परिंदे देखकर हैरत ज़दा थी। ए लड़की, दूर हो फौरन। अनोश झंझलाती हुई उसे पीछे करने लगी, पर वो कहाँ होश में थी। परिंदों के मेले में आके होश खो बैठी थी। अनोश, दिल तो कर रहा है खुशी से तुम्हारा चेहरा चूम लूं। ला हौला वला। रुमा, पागल ना बनो, मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, दूर रहो मुझसे। अनोश उसकी दीवानापन देखकर खुद को बचाती हुई बोली। रुमाइजा ने उसके चेहरे पे डर के तासुरात देखे तो पेट पे हाथ रख के हंसने लगी। तुम लड़का होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। रुमाइजा ने चेहरे पे आते बाल कान के पीछे अड़सते हुए तासुब से कहा। यू आर फ्लर्टिंग विद मी। अनोश ने उसके पेट पे मुक्का झरा। रुमाइजा ने पलट के उसे घूरा। ऑफ कोर्स। अनोश उसकी पुश्त घूर के रह गई। अरे भाई साहिब, यह आपका तोता है?
रुमाइसा ने राह चलते आदमी को रोके पूछा, जिसके कंधे पे मेकाओ नामी सुर्खी रंग का बड़ा और बेहद खूबसूरत तोता बैठा था। अरे रुकिए तो जरा, 2 मिनट के लिए हमें दे देना। रुमाइसा ने अपना बाजू आगे किया। उस शख्स ने तोता उसके कंधे पे बिठा दिया। कुछ करेगा तो नहीं ना? आयशे की आंखों का थोड़ा सा खौफ फैला था। अरे बहन, मुझे करेगा, अगर कुछ किया भी तो तुम क्यों डर रही हो? उसने बैग से मोबाइल निकालकर अनोश को पकड़ाया, जिसने उसकी तोते के साथ तस्वीरें ली थी। वैसे आप ये बेचने आए हैं क्या? वो एक ही समत में खड़ी रही। तोते का वजन भी अच्छा खासा था। जी बहन, वैसे मैं ये खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। अनोश ने रूमा को कोहनी मारी थी कि क्या कर रही है अब, पर उसके आंखें दिखाने पर खामोश हो गई। वैसे मैं ये खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। अनोश ने रूमा को कोहनी मारी थी कि क्या कर रही है अब, पर उसकी आंखें दिखाने पे खामोश हो गई। अच्छी नस्ल का तोता है और बेहद खूबसूरत भी है। 50,000 दूंगी, डील डन करें। वो अपनी तरफ से हिसाब लगवा के आंखों में चमक के साथ बोली, ओह बाजी माफ करो, ये एक जोड़ा पाकिस्तान में 7 लाख का बिक रहा है, तुम कहाँ 50,000 की बात कर रही हो? वो शख्स तकता हुआ बोला और अपना तोता वापस लेकर निकलता बना। रुमाइजा अब भी हैरत के आलम में डूबी थी। अनोश ने उसका कंधा झंझोड़ा। तुम 7 लाख का तोता बाजू पे बिठाए हुए थी? अनोश की आंखें हैरत के मारे फैली हुई थी। उसके रुमाइजा के बाजू पे हाथ फेरा। हाँ अनोश, 7 लाख। वो खुद बेयकीनी के आलम में थी और अनोश फिर उसे साथ घसीटती हुई आगे बढ़ी। आहा, काश मैं ये सब खरीद सकती, पर एहतशाम साहिब तो परिंदे। आयशे ने उसको सफेद बत्तखों के पिंजरे से खींचकर दूर किया। उसके बाकी लफ्ज मुंह में ही रह गए थे। शुक्र मनाओ, अंकल ने फंच खरीदने की इजाजत दे दी। ना शुक्री औरत, खबरदार जो मुझे औरत कहा। कहाँ से तुम्हें लगती हूँ औरत? 19 की हूँ, सिर्फ 19 की। आंखें झपका के उसने जताया। यार रुमा, अब मैं थक चुकी हूँ, बहस का कतई मूड नहीं है। जो लेना है जल्दी लो और वापस चलो। 2 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते। अनोश चल चल के थक चुकी थी, घुटनों के बल झुक के बोली, और आयशे का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उम्र हो गई है तुम दोनों की, शादी कर लो, वरना कोई अपना लड़का तुम्हें नहीं देगा। तंज का तीर चलाती इन दोनों को तपाती तेजी से आगे बढ़ी। अंग्रेज, मैंने कत्ल कर देना है तुम्हारा। अनोश पीछे से चीखी। ओ हाँ, लड़की दी जाती है, लड़का नहीं। आयशे ने उसके पीछे लपकते हुए उसकी अकल में इजाफा किया। तकरीबन शाम 6 बजे को वो घर लौटी थी। फंचिस को जाल में से निकाल के उसने पिंजरे में बंद किया। पानी और उनकी खुराक मिट्टी की कटोरियां में रख दी थी और फिर इस मंजर को अपने ब्रश से पेंट बोर्ड पे कैद करने लगी। गाड़ियों से चलते सड़क के किनारे एक नकाब पोश लड़की हाथ में कुछ थामे सुकून से चल रही थी। सड़क पे गाड़ियों का गुजर तेजी से हो रहा था। तभी उससे कुछ फासले पे चलती खातून के साथ बच्चा चलते चलते अनजाने में चलती सड़क की तरफ भाग गया। दूर से गाड़ियां तेजी से उसी जानिब आ रही थी। जब तक वो खातून उस बच्चे को बाइक की टक्कर से बचाने के लिए रोकती, वो बाइक तेजी से वहां से गुजरी। उस खातून की चीख बुलंद हुई। उस निकाब पोश लड़की ने फुर्ती से उस छोटे बच्चे को सड़क के किनारे ला के खींचा था। वो दोनों मुंह के बल किनारे पे गिरे थे। वो खातून जल्दी से इन दोनों की तरफ लपकी। मेरा बच्चा। उस खातून ने बच्चे को उठा के गले से लगाया। वो नकाब पोश लड़की भी कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हुई। आर यू ओके? वो खातून किसी अच्छे घराने की मालूम होती थी। यस आई एम, उस लड़की ने जवाब दिया और अपना सामान साइड पे रखकर बच्चे की तरफ बढ़ी। शुक्रिया तुम्हारा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके। हेलो मिस्टर चैंप, देख कर चलते हैं और भरों का हाथ बिल्कुल भी नहीं छुड़ाते। अब ये तो उसे पता नहीं था कि वो उसकी माँ है या कोई और। सॉरी। उस बच्चे ने फौरन कान पकड़े। लड़की ने उसके बालों में हाथ चलाया। आपका बहुत शुक्रिया, अब हमें चलना होगा। वो खातून उस लड़की को देखकर बोली, जिसका चेहरा देखने की ख्वाहिश जागी थी, पर काले स्टालर का नकाब उसका चेहरा छुपाया हुआ था और आंखें चमक रही थी। बाल कमर पे खुले पड़े थे। वो वाकई कोई बुर्का इमेंजर वाली वाइब्स दे रही थी। उनके जाने के बाद उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती गई और अपनी मंजिल की तरफ भाग गई। इलाके में नया थानेदार आया था जो काफी ईमानदार था।
खुर्शीद। उसकी आवाज पे खुर्शीद फौरन रूम में दाखिल हुआ और फौरन सलूट मारा। यस सर। खुर्शीद, तुमसे एक काम था। थानेदार ने अपनी सीट से पुश्त टकाई। हुक्म फरमाइए खुर्शीद, हाजिर है। कांस्टेबल खुशी से बोला। मैंने तुम्हें देखा है, काफी लगन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो। सर जी, ये तो फर्ज है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? थानेदार ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में व्यवस्थ करके उसके चेहरे को नुक्ता नजर बनाया। जी बिल्कुल। खुर्शीद उसकी टेबल के करीब आया, एसपी सीट पे सीधा हुआ, फिर दराज से एक लिफाफा निकालकर सामने रख दिया। खुशी है तुम साथ दोगे। ये लिफाफा देख रहे हो, इसमें कुछ नाम है। हमें इन लोगों के बारे में मालूमात करनी है। कैसी मालूमात? करप्शन की मालूमात। सरे फहरिस्त जुल्फकार जा है, उसके खिलाफ सबूत ला के नैब में पेश करने हैं। उस थानेदार ने उसकी आंखों में देखा। खुर्शीद ने राजी होते हुए सर हिला दिया। तो आप किसी खास मकसद के लिए यहाँ भेजे गए हैं? खुर्शीद ने हंसते हुए कहा था। थानेदार गहरी तबस्सुम के साथ आंख झपकाई। ठीक है सर, इलेक्शन से पहले हम सबूत ढूंढ लेंगे। खुर्शीद ने टेबल पे से लिफाफा उठाया और सलूट मार के बाहर निकल गया। 1 महीने से ऊपर का अरसा हो चुका था। शम्स बैठा हिसाब किताब देख रहा था, फिर कर्जदारों का सफा खोला। तकरीबन दिए गए कर्जे की रकम वापस रिकवर हो चुकी थी। बस शिनवारी का कर्जा बाकी था, जिसने एक फूटी कोड़ी तक अदा नहीं की थी। शम्स ने उसको फोन खड़का के धमकी दे दी थी कि उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जिस पे शिनवारी ने उसे गुस्से में आकर कहा था, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जो करना है कर लो। उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी थी। उनको अंदाजा था जितना जुल्फकार बोलता नहीं होगा, इससे ज्यादा दूसरों को परेशान करने के तरीके ये शम्स निकालता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? शम्स घर आया था। आइंदा कॉल मत करना। शिनवारी ने फौरन फोन मुनक़ता करके फिलहाल खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, पर शम्स धमकी देना नहीं भूला था। अब तुम अंजाम का मुंतजिर हो जाओ शिनवारी, क्योंकि जुल्फकार जा अपने पैसों के मामले में किसी किस्म की नरमी बर्दाश्त नहीं करते। उनके कायदे कानून अपने हैं। अब तुम बस अब अपनी आफियत की दुआ करो। उसकी धमकियों से शिनवारी साहिब वाकई डर चुके थे। फैक्ट्री से उठ के फौरन वो घर के लिए निकल गए। चंद दिनों से जुल्फकार जा मेहरान के बदले अंदाज पे मुतफक्कर थे। वो हरगिज़ नहीं चाहते थे पावर में आते ही उनका बेटा बदल जाए। एमएनए के साथ उसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। उससे साफ जाहिर था वो आगे जाके करप्शन के खिलाफ उनसे भी बगावत कर सकता है, पर फिर दिल में कहीं एक सुकून उतरा था कि वो उनका खून है, किसी सूरत बगावत पे उतर नहीं आएगा। काफी देर सोच विचार की बाद उन्होंने शम्स को अपने कमरे में बुलाया था। जुल्फकार जा अपने ऑफिस रूम में काम कर रहे थे। मेहरान भी वहीं आके बैठ गया। थोड़ी देर में शम्स किसी मॉडल यल्दीज की आमद इतला देने आया था। हाँ हाँ, मैडम को ले आओ। मेहरान खामोशी से कुतब खाने के साथ बिछे सोफों पे विराजमान किताब गर्दानी करता रहा। चंद लम्हों में यल्दीज यलमाजा जुल्फकार जा की टेबल के सामने वाली चेयर पे निशस्त थी। जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो सूटकेस से मेरे आदमी वहीं आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद आपने इस सूटकेस समेत लंदन की जमीन पे उतरना है। हाँ, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बातचीत हो रही थी। जुल्फकार और शम्स यल्दीज यलमाज को पूरी प्लानिंग से आगाह कर रहे थे। मेहरान को इस सब में जरा दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने काम में मसरूफ था। काम की बातें होने के बाद यल्दीज ने कई बार मेहरान को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की थी, पर वो अपने हॉल में रहने वाला शख्स किताब से सर उठाए बिना ही उसके सवाल का मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो जाता। मेहरान किताब गर्दानी करते हुए चंद लम्हों के लिए किसी याद के शहर में जकड़ गया था। वही खूबसूरत लबो बयान शिकवा मुस्कुराहट, जुल्फों का चेहरे पे आ बिखरना। मेहरान ने सर झटका। उसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था, फिर भी वो ख्यालों में आए जाती। यल्दीज के जाने के बाद शम्स ने जुल्फकार को कुछ याद दिलाया था, जिसपे वो गुस्सा हो चुके थे। बहुत वक्त ले लिया है। शिनवारी को एक काम करो, पता लगाओ उसकी सबसे कीमती चीज क्या है जिसमें उसकी जान हो, कोई कमजोरी। मेहरान अपने बाप की जानिब मुतवज्जा हुआ था। साईं, उसकी एक बेटी है, सुना है बेटी से मोहब्बत भी बहुत करता है। शम्स के चेहरे पे मक्कारी झलकी थी। बहुत खूब, उसकी बेटी हमारा काम आसान करेगी। उसकी बेटी को उठा लो,
देखते हैं कैसे कर्जा अदा नहीं करता। औलाद के लिए माँ बाप सब कुछ कर गुजरते हैं। जुल्फकार ने मूंछों को ताव दिया। मेहरान किताब रख के नाक रगड़ता हुआ उनके ऐन मुकाबिल आन खड़ा हुआ। क्या बात है बाबा साईं? माथे पे बाल डाले उसने मामला तस्खीर करना चाहा। उसके पूछने पे शम्स ने मेहरान को सारी बात से आगाह किया कि शिनवारी ने बड़े साईं से काफी अरसा पहले 5 करोड़ लिए थे जो अब तक चुकाए नहीं हैं और अब वक्त पे वक्त मांगे जा रहा है और वो उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। छोटे साईं, मुझे तो इस शिनवारी की नीयत साफ नहीं लगती। यकीनन ये पैसे हड़प गया है, जब भी तो पैसे देने से इनकार कर चुका है। रकम छोटी नहीं जो मैं माफ कर दूं। खून पसीना एक किया है ये सब कमाने के लिए। मेहरान ने बाप की बात से इत्तेफाक किया था। हाँ बिल्कुल शम्स, तुम जोर दबाव डालो इस पे, कैसे पैसे नहीं देगा? किसने इतनी हिम्मत कि हमें धोखा दे? मेहरान ने सिगरेट जलाते हुए मस्खर से कहा। छोटे साईं, सब कर दिया पर ये बहुत ढीठ आदमी है। ऐसे ही बहुत लोगों का पैसा हड़प कर चुका है। हम काफी वक्त दे चुके हैं, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। ये शिनवारी ऐसे नहीं मानेगा जब तक उसकी कोई कमजोरी हमारे हाथ नहीं लगती। उसको धोखेबाजी का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेहरान, अब तुम उसकी बेटी को उठवाओगे? जुल्फकार के हुक्म देते लहजे पे पैसे वसूलने के लिए क्या तरीका निकाला था? मेहरान ने भूमि उचका के उन्हें देखा। उसका बाप उसे एक लड़की अगवा करने का कह रहा था। बेसाख्ता था। उसके लब तबस्सुम में तब्दील हुए। अब मेहरान जाके इतने बुरे दिन आ गए थे कि वो इन कामों में पड़ता। क्या यहाँ मजाक चल रहा था? मैं? उसने भूमि उचकाए पूछा। हाँ तुम। क्या ये मुश्किल होगा तुम्हारे लिए? पैसे हड़प के अब वो मजलूम मस्कीन बन रहा है। फ्रॉड शख्स को सजा नहीं दोगे? जुल्फकार ने उसकी आंखों में देखा। अंदाज उसे उकसाने पे मजबूर कर रहा था। वो दो नौशाने लसात ले रहे थे, एक शिनवारी से बदला और दूसरा मेहरान। इससे भी यकीनन वो कुछ चाहते ही थे। मैं चाहूँ तो खुद पे काम सर अंजाम दिलवा दूं, पर जानते हो ओपोजिशन की मुझ पे कड़ी नजरें हैं। ऑलरेडी एक केस में फंस चुका हूँ। अवाम मेरी मुखालफत करने लगी है। तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद हो। तुम तो एक ईमानदार इंसान हो, सबकी नजरों से महफूज आराम से ये काम निपटा सकते हो। अपना इंसाफ खुद लो। हम गलत तो हमारे साथ किया जा रहा है। जुल्फकार जा। जवाब सुनने के बाद मेहरान को फिर हैरत नहीं हुई थी। पैसा उसके बाप का था, वो अच्छे से निकलवाना जानता था और शिनवारी फ्रॉड कर रहा था। अब तो उसका खामोश रहना भी नहीं बनता था। उसने उस काम को सर अंजाम पहुंचाने की हामी भर ली। ना जाने कैसे, पर आज उसके कदम कहीं भटक चुके थे। वो सही होने के बावजूद गलत राह चुन रहा था, क्योंकि तरीका ही वो चुना जो किसी बेकसूर की इज्जत खराब कर देता। आप दूर रहिएगा, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अजीज को कहकर उसकी बेटी का पता निकलवाता हूँ। बहुत जल्द रकम आपके हाथों में होगी। उसने सिगरेट को लबों से दूर किए कहा। जल्दबाजी मत करना, एक बार हमारा इजलास हो जाए उसके बाद ये सब करना। जुल्फकार उसका कंधा थपथपाते हुए कमरे से निकल गए। साईं, मेरे पास कुछ मालूमात हैं। शम्स फौरन बोला। मेहरान की भौहें आपस में टकराई और उसके हाथ से लफाफा झपट लिया। ठीक, और अपने काम पे ज्यादा ध्यान रखो। दूसरों के मामलात में कम तांका झांकी किया करो। मेहरान दो टोक उसे कहता हुआ खुद भी बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद शम्स जुल्फकार के कमरे में दाखिल हुआ तो उनका कहका खामोश माहौल में गूंजा। शुक्र छोटे साईं को शक नहीं हुआ। शम्स ने सांस बहाल की। जुल्फकार अपनी जगह से खड़े हुए, अलबत्ता उनके चेहरे पे फातिहा कुन मुस्कुराहट कायम थी। अब देखते हैं मेहरान ये बाजी जीतता है कि नहीं। मुझे मेरे खून पे नाज है, यकीनन वो मेरे नक्शे कदम पे ही चलेगा। मूंछों को ताव देते मेज पे से अपना पर्स उठाते हुए इस्तेहकाक से कमरे से बाहर निकल गए। मॉडल यल्दीज के जाने के बाद जो कुछ भी शम्स और जुल्फकार के दरमियान गुफ्तगू थी, ये एक सोचा समझा प्लान था। शिनवारी का जिक्र मेहरान को सुनाने के लिए किया जा रहा था और वो ये सब सुनने के बाद खुद इस मामले की गहराई तक जाना चाहता था। जुल्फकार मेहरान को आजमाना चाहते थे और इससे बेहतर तरीका उन्हें कोई ना मिलता। एक तीर से दो शिकार करने के तो वो खिलाड़ी थे। उन्होंने दो शिकार करने के लिए ये तरीका चुना था, वरना तरीके तो और भी निकल सकते थे। अब मेहरान का इम्तिहान था कि वो क्या करता है। जुल्फकार जा सिर्फ ये देखना चाहते थे कि उनका बेटा क्या इस तरह का काम कर सकता है या सिर्फ मुल्क के लिए खुद को खत्म कर देगा। हाँ, ये शख्स अब मुल्क का सच्चा वफादार नहीं रहा था।
15-20 साल कबल ही अपनी अच्छाइयों को उन्होंने खत्म कर दिया था। जुल्फकार ने जो चाहा था बिल्कुल वही हुआ। अब वो मेरान की जानिब से काफी हद तक मुतमिन हो चुके थे, पर इस बेखबर को अपने बाप के इरादों की क्या खबर थी। उसके पास सवाए बाप के और कोई सिगार रिश्ता नहीं था जिस पे खुद से ज्यादा एतबार करता था। मतलब उनके आने वाले दिन खुश आइन थे। एहतशाम हाउस में आज फिर बोलचाल आया हुआ था। नेमत भी रुमाइजा को समझा समझा कर थक चुकी थी, पर उसने भी ना सुनने की कसम खा ली थी। उसके शोर शराबे पे एहतशाम साहिब कमरे से निकल आए। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? वो पिंजरे को गोद में लिए झूले में बैठी मातम मना रही थी। तभी एहतशाम साहिब ने तशवीश से पूछा, एहतशाम साहिब, मेरी एक चिड़िया फरार हो गई। आंसू बहाने की बजाय उसने आवाज से शोर मचाया हुआ था। एहतशाम साहिब को नेमत बी ने चिड़िया के उड़ जाने की खबर दी। आपने ही भगाया है उसे, मुझे पता है, आप ही ऐसा कर सकते हैं। एहतशाम साहिब, आप बहुत बुरे हैं। मतलब चिड़िया से आपकी क्या दुश्मनी थी? पिंजरे को मजबूती से थामे उसने एहतशाम साहिब को कटहरे में खड़ा कर दिया था और शक की नजरों से घूरने लगी थी। बेटा, मैं तो पिंजरे के करीब गया भी नहीं। उसकी नाराजगी पे वो फौरन वजाहत देते हुए बोले, सुबह आप मेरे कमरे में आए थे। हाँ, और आपके सामने ही कमरे से गया था और अभी ऑफिस से आया हूँ। यार बाबा, फिर वो कहाँ चली गई? मैं इतना उसका ख्याल रख रही थी। वो आखिर जब तंग आ गई तो झूले से उठ खड़ी हुई। बेबी, आपने उसका लॉक सही तरह से नहीं लगाया था, जब ही वो उड़ गई। नेमत बी ने उसे बताया। रुमाइजा ने उसका लॉक टटोला और फिर जुज बुज सी एहतशाम साहिब से नजरें चुराती हुई उसे घूर रही थी। सॉरी, कोई बात नहीं। एहतशाम ने उसे खुद से लगा लिया। फिर वो दूर हुई। अब मैं 2 और ले आऊंगी। उसकी आंखों में चमक देखकर वो इनकार ना कर सके। अच्छा, बस ले आना और ये सब समेटो। कमरे का देखो क्या हाल बना रखा है। एक चिड़िया ही तो थी वो, तो क्या मतलब? सॉरी, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। वो हाथ खड़े करते हुए जेरे लब मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। ऊपर फोन घुमाना पड़ेगा, मम्मी से शिकायत करूंगी। बहुत ही आप बिगड़ गए हैं और मैं बहस बिल्कुल नहीं करती। आप शुरुआत करते हैं। पीछे से वो चलाई और फिर हंसते हुए पिंजरा अपनी जगह पे सेट किया। नेमत बी के साथ मिलकर कमरा साफ करके सोफे पे आरी तिरछी लेट चुकी थी। टीवी ऑन किया तो किसी भी चैनल से कुछ अच्छा नहीं आ रहा था। बेमकसद चैनल्स तब्दील करती रही थी। तभी नजर एक न्यूज चैनल पे ठहर गई। उसने चंद पल उंगलियों को आराम दिया, चैनल आगे नहीं बढ़ाया। न्यूज एंकर तेज आवाज में खबर पढ़ रही थी और दूसरी जानिब स्क्रीन पे मेरान जा की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स चल रहे थे, जिनमें वो बेहद खूबरू और अबदार मालूम हो रहा था। उसे सियासत में बेशक इंटरेस्ट था, पर मेरान के मुतल्लिक क्या खबर थी इसमें नहीं। मेरान के क्लिप्स देखने के बाद उसने चैनल तब्दील कर दिया। न्यूज़ क्या थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना जाने क्यों, बस वो अब उसे बुरा लगा था क्योंकि उसने उसकी तकरीर की तारीफ नहीं की थी। और बहुत बुरा लगने की अहम वजह थी, हाँ, वो ऐसी ही थी, खुद पसंद। अचानक से उसका जहन उसके ख्याल में खोया कि वो उस दिन यूनिवर्सिटी आया था या फिर उसका वहम था, और उसको यही वहम होना था। अल्लाह अल्लाह, क्या सोच रही हूँ मैं। टीवी बंद करके वो असाइनमेंट बनाने के लिए उठ गई। देर रात मेरान छत पे बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। बेख्याली में भी ख्यालों का मरकज रुमाइजा ही थी। कब तक वो उसके ख्यालों को झटकता। अब तो माँ गुजर चुका था। कौन सा ऐसा पल नहीं जब उसे चैन आया हो। उसने आंखों से तबलीग ही यूं की, मैं बिना सोचे समझे मोहब्बत पे ईमान ले आया। क्या अजब सी कशिश थी उस लड़की में। वो लम्हों में उसकी गर्विदा हो गया। वो मोहब्बत के फलसफे से बिल्कुल बेखबर शख्स, क्या उसे मोहब्बत हो चुकी थी? किसी को चाहना, बार बार उसके दीदार की ख्वाहिश, उसकी आवाज के शहर में जकड़ना, ख्याले यार पे मुस्कुराना। अगर ये तो मोहब्बत की निशानियां थी तो क्या वो इतनी जल्दी मोहब्बत कर बैठा था? कैसे दिल किसी और के नाम पे बेहंगम अंदाज में धड़कने लगा था। वो तो ये बात उस दिन बंद कर आया था, पर अंदर कहीं उसकी याद के शोले भड़क भड़क के लावा बन चुके थे। थोड़ी देर में अजीज भी छत पे चला आया। वो अक्सर अपने घर की बजाय सर्वेंट क्वार्टर में ठहर जाता था। इस वक्त तो मेरान के बुलावे पे छत पे पहुंचा था। मेरान के इशारे पे अजीज ने सामने वाली कुर्सी पे जगह संभाली। कोई जरूरी काम है जो इस वक्त
गरीब को याद किया। अजीज ने फौरन इस्तफसार किया, हाँ अजीज, एक लड़की को उठवाना मतलब अगवा करना है। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कमाल बेनियाजी से कहा। अजीज ने चौंक के छोटे साईं को देखा। उसे शौक ही तो लगा था। क्यों? उसकी आंखों तक में हैरानी थी। मेहरान सब अच्छे से समझ रहा था। मेहरान ने उसे मुकम्मल बात बताई और अजीज मजीद हैरान हो गया। जुल्फ़कार जा से तो वो यही उम्मीद रखता था। उनके लिए ये सब जायज और आम सी बात थी, पर मेहरान ऐसी बात मान लेगा, उसे धचका सा लगा। वो तो औरत जात की बेहद इज्जत करता था, पर छोटे बाबा अगवा करने की क्या जरूरत है? ये कहाँ का इंसाफ? जरूरत है, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। ये गलत नहीं, लड़की का क्या कसूर? अजीज समझदार तो था ही, और उसका फादर भी। वो हरगिज नहीं चाहता था मेहरान अपने बाप की बातों में आकर कुछ गलत कर बैठे। उसे अंदाजा था मेहरान जात दुनिया में सिर्फ अपने बाप से मोहब्बत करता है। उनकी बात उसके लिए पत्थर पे लकीर हुआ करती है। उस लड़की के साथ मैं कुछ गलत करना चाहता भी नहीं। वो आराम से रहेगी। उसके बाप से पैसे निकलवाने और धोखाबाजी पे सबक सिखाने का यही वह तरीका है जो उसे अच्छे से झंझोड़ डालेगा। वो सर्द अंदाज में बोला, पर साईं, हम उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तुम क्या बातें कर रहे हो? उसको सजा नहीं दिलवानी, पैसे चाहिए, और हमारे अपने कायदे कानून हैं। जब खुद में इतनी ताकत है तो क्यों किसी और की मदद लें? आखिर उसको मालूम होना चाहिए किसके पैसे हड़पने की कोशिश की है, और मेहरान जा अपनी ताकत के बल पे पैसे निकलवाना अच्छे से जानता है। अजीज पे आसमान सा टूट पड़ा था। ये तो उसके साईं के अल्फाज नहीं थे। गरूर, अना, पैसा सब भर के बोल रहा था। वो मगरूर बेशक था, पर ऐसा संग दिल नहीं था। अजीज, ये बात बावर कर लो, औरत की इज्जत सबसे भरकर है। तुम उसे जहाँ भी रखो सही सलामत हिफाजती जगह पे रखना। उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये काम मैंने अपने जिम्मे इसलिए भी लिया है कि मैं नहीं चाहता मर्दों की जंग में कोई औरत बसे। बाबा से किसी किस्म के रहम की तवक्का नहीं रखी जा सकती। पता नहीं लड़की को किस हाल में रखें और क्या सलूक करें। कुछ सोचकर ही उन्होंने ये फैसला किया है, और मुझे मालूम है वो पीछे हटेंगे नहीं। मेहरान ने तलखी से कहते हुए सिगरेट जमीन पे फेंक के चप्पल से मसल दी। मेहरान जा सबके लिए हमदर्द, पर धोखाबाज और दुश्मनों के लिए उसे किसी किस्म के रहम की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। वो शिनवारी की बेटी को अपने बाप की नजरों से दूर कर देना चाहता था, और यही शिनवारी के लिए तकलीफ दे चीज साबित होनी थी, बेटी का अगवा हो जाना। अजीज ने अब जाके गहरी सांस ली थी। उसके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। वो कैसे सोच सकता है उसके साईं जालिम होंगे? कोई तो वजह होगी, जब ही वो राजी हुए। हाँ, मेहरान ये बात जान के काफी हैरान हुआ था। उसके बाप का पैसा किसी ने अभी तक चुकाया नहीं, पर मजीद हैरानी उसे तब हुई जब उन्होंने लड़की अगवा करने की बात कही। उनको समझाना तवील बहस थी। होना वही था जो वो सोच चुके थे। उसने उनकी बात कबूल की, और जुल्फ़कार साहिब को ये लगा कि वो उनके इम्तिहान में पास हो चुका, पर इस सब के पीछे मेहरान का मकसद कुछ और ही था। मुझे पता है आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, अजीज खुशी से बोला। पर उसके बाप को सबक जरूर सिखाना चाहता हूँ। अजीज ने सर झुकाया। काश उसे रोकने की हिम्मत था जो गलत था। उस लड़की पे उसे तरस आने लगा। जुल्फ़कार जाके तहत ना सही, पर मेहरान के तहत तो एक लड़की अगवा की जाती। बस तरीका जुल्फ़कार का था, पर मकसद तो दोनों का एक ही था। मेहरान ने टेबल पे रखे लिफाफे की जानिब इशारा किया। अजीज ने लिफाफा उठा के खोला तो उसमें शिनवारी के घर का पता लिखा था। अजीज ने एक बार फिर मेहरान पे उम्मीद भरी निगाह डाली। शायद वो इनकार कर दे, पर निगाहें खाली हाथ लौट आई। चांद की रोशनी में मेहरान का चेहरा चमक रहा था, और खुद को किसी भी किस्म की नरमी से बाज रखे हुए था। मेहरान सीने पे चादर लपेटे वॉकआउट कर गया। अजीज परेशान सा कुर्सी पे वापस बैठा। वो बस रब से दुआ गो था कि मेहरान किसी मुश्किल में ना फंसे और बाद अज़ा किसी पछतावे का शिकार ना हो। ना जाने क्यों अजीज को बेचैनी सी शुरू हो चुकी थी। आज उसने मेहरान में ताकत का तकब्बर ही पाया था। मेहरान बेशक उस लड़की का बुरा नहीं चाहता था, और वो किसी फ्रॉड को सबक सिखाना चाहता था, पर यह तरीका। मेहरान के आगे बोलने की इतनी हिम्मत अजीज में भी नहीं थी। वो खामोश ही हो गया था।
ये घर किसी मिडिल क्लास तबके का मालूम होता था। गली के नुक्कड़ पे कयाम 2 मंजिला घर में आज खूब तैयारियां चल रही थी। आयशे तैयार हो गई क्या? अम्मा जी जब कमरे तक आई तो बंद दरवाजा मुंह चढ़ा रहा था। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद दरवाजा अंदर की जानिब खुलता हुआ महसूस हुआ। अम्मा ने नजर दौड़ाई तो वो काले रंग का जोड़ा जेब तन किए, हाथों में सिल्वर और काली चूड़ियां सजाए, बालों को कैचर में मुकीद और हल्के पीले मेकअप और जरूरत से ज्यादा लबों को गहरी लाली से सजाए खड़ी मिली। माशाल्लाह, पर ये इतनी गहरी लाली लगाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ रिश्ता पक्का होगा, निकाह पढ़वा के रुखसती नहीं करवानी। चल मुंह धो अपना। अम्मा उसको पीछे करती हुई कमरे में दाखिल हुई। मुंह किस बात पे धोऊं? लिपस्टिक हल्की कर लेती हूँ। सोचा आज ही निकाह पढ़ के रुखसत हो जाऊं तो आपके तानों से तो जान छूटेगी। उसने उन्हें छेड़ते हुए दुपट्टे का कोना लबों से रगड़ दिया। बहुत जुबान चलती है, मेहमानों के सामने जुबान पे काबू रखना और हंसती मुस्कुराती रहना और मुंह खोल के बिल्कुल मत हंसना। अन्नम साहिबा ने उसे ताइदी नजरों से बावर करवाया क्योंकि पिछली बार उसने जानबूझ के ये हरकत की थी। हाँ तो मोटी नाक वाले लड़के से शादी नहीं करनी थी ना, उसने फौरन जताया। अम्मा ने उसे घूरा। अब वाले का भी बता दो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, वो चादर तय करती हुई बोली। नहीं नहीं अर्गन कोई मसला नहीं, बस उसके नाम में मसला है। खैर सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना इंसान को, थोड़ा सब्र भी कर लेना चाहिए। तो मैं सब्र कर लूंगी। आयशे बेड पे बैठी जो अन्नम साहिबा ने चादर दुरुस्त की थी अब वापस शिकनजदा कर चुकी थी। कुछ तो इंसानों वाली हरकतें कर लो। उन्होंने दांत पीसे। आयशे ने मशकूरियत भरे अंदाज में सर झुका लिया। बाहर मेहमानों की आमद महसूस करते हुए अन्नम साहिबा फौरन कमरे से बाहर निकल गई। लड़के वाले आयशे को पसंद करके जा चुके थे। आज वो रिश्ता पक्का करने आ रहे थे और लड़के को भी साथ ला रहे थे। अन्नम साहिबा कुछ देर में आयशे को भी बाहर ले आई थी, पर वो ज्यादा देर बाहर ना रह सकी। अर्गन की नजरों से उलझन खाकर कमरे में जा चुकी थी, जिसपे अन्नम ने बड़ी सहूलत से बात संभाली कि बच्ची शर्मा गई। अर्गन की फैमिली मंगने की बजाय डायरेक्ट निकाह की ख्वाहिशमंद थी और फौरन रुखसती भी हो जाए तो अच्छा होगा क्योंकि चंद माह बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाना था। आयशे के वालिद मोइन साहिब ने कुछ वक्त लिया था और फिर उनकी बात पे रजामंद हो गए थे, तो 1 महीने के अंदर सादगी से ही आयशे की शादी का फैसला हो चुका था। हाँ रिश्ता पक्का हो गया है, उसने कोई तीसरी बार ये बात दोहराई थी। वो दोनों एक बार फिर चीखी। बलोचन तुम ब्याह दी जाओगी, हमारा क्या होगा? हम बहुत याद करेंगे। और हाँ जीजा के घर वालों के साथ बाहर मुल्क मत जाना। यार एक काम करो, तुम जहेज में उसको भी साथ ले जाना। रुमाइजा कान में हैंड फ्री डाले दूसरी तरफ पेंटिंग बोर्ड पे झुकी थी। तुम पढ़ाई छोड़ने का इरादा तो नहीं रखती ना? रुमाइजा ने खदशा जाहिर किया। नेवर, मेरी शर्त यही है, वो लोग मुझे पढ़ने देंगे। फोन स्पीकर पे पड़ा था। आयशे कानों में से झुमके उतार रही थी। अन्नम बेगम किचन में मसरूफ हो गई थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने अर्गन भाई से बात की? अनोश बिरयानी का चम्मच मुंह में भर के बोली। क्यों बात करेगी ये? आयशे जब तक निकाह नहीं होता लिफ्ट भी मत करवाना। रुमाइजा की हुक्म अमेज आवाज पे आयशे ने सर हिलाया और अनोश ने आंखों के डेले घुमाए। ब्रो तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? शट अप, तुम अपनी बिरयानी पे ध्यान दो, रुमाइजा ने सख्ती से कहा। अब तुम मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। तुम दोनों मेरी शादी का जिक्र आते ही इतनी बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? क्या दिमाग घास चरने चला जाता है? आयशे इन दोनों की कच कच सुन के कोफा से बोली और फिर लड़कियों की सदा ना खत्म होने वाली गुफ्तगू तब तक चली जब अन्नम बेगम ने आयशे को किचन से आवाजें ना दी। इतवार का दिन था। शिनवारी साहिब अपनी लाडली बेटी की जिद पे बाहर चलने के लिए राजी हुए थे और खास बात ये थी कि उनकी लाडली बेटी ने आज उन्हें अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाई थी। गाड़ी 160 की स्पीड से चलते चलते अचानक से उसके ब्रेक लगाने पे रुकी। शिनवारी साहिब को झटका लगा था जबकि वो खुद भी स्टीयरिंग पे झुक पड़ी थी। ऐसे गाड़ी चलाओगी तो रोज ट्रैफिक हवालदार की चांदनी होगी, चालान भरती रहना। उन्होंने सड़क के किनारे करीब हवालदार को देखते हुए कहा, जिसके इशारे पे उसने ब्रेक मारा। उसे सड़क पे गाड़ी के सिर्फ 120 की स्पीड पे चलाने की इजाजत थी और वो गाड़ी को 160 की रफ्तार पे उड़ा रही थी। अब लापरवाही का नुकसान भी भरना पड़ रहा था।
हवालदार को चलान भर के उसने खुफिया से शिनवारी साहिब को देखा था, जो दबे लब मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके लाख कहने पे भी वो स्पीड कम करने से बात नहीं आ रही थी। मास्क से झांकती आंखों से वो खुफगी का इजहार किया। मैं अब इसमें परफेक्ट हो चुकी हूँ, अब अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहती हूँ डैड। उसने चेहरे पे फैले बाल पीछे किए और गाड़ी वापस घर की जानिब मोड़ ली। शिनवारी साहिब ने उसकी बात ना मानते हुए जवाब देने से गुरेज किया था। मिस्टर, आई एम टॉकिंग टू यू। उसने चुटकी बजाई थी। शिनवारी साहिब ने उसका हाथ थामा। मैं अभी आपको इस काबिल नहीं समझता। आई एम प्राउड ऑफ यू, बट इस मामले में मेरी ना है। बगैर ड्राइवर के कहीं जाने की आपको इजाजत नहीं। उनके साफ इनकार पे वो मुनमुनाई थी, फिर मौजू तब्दील कर लिया। अब घर के जाके ही उनको राजी करने की वो ठान चुकी थी। वैसे आजकल पोल्यूशन कितनी बढ़ गई है, उसे बेजा मट्टी और धुएं से आर खाते हुए कहा। अजीज ने उस लड़की को अगवा करने का काम अपने जान पहचान के ग्रुप को सौंपा था। उस वक्त वो उसकी गाड़ी को ही फॉलो कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई मुसलसल उस पर नजर रखे हुए है, पर ख्याल को झटक ड्राइविंग पे उसने ध्यान दिया था। गाड़ी जब ऐन घर के पते पर रुकी, वो दोनों बाप बेटी एक साथ गाड़ी से उतरकर अंदर जा चुके थे। अजीज ने अपनी गाड़ी थोड़े फासले पे रोकी थी। उनके जाने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकला और दूसरा शख्स जो उसके साथ था वो भी काली शर्ट पैंट में मलबूस बाहर निकल आया। यही लड़की है। इलियास नामी बाउंसर ने अजीज पे तिरछी नजर डाले कहा। अजीज ने एड्रेस और शिनवारी की तस्वीर को देखा और फिर सर इस बात में हिला दिया। कॉलोनी में बच्चे खेल रहे थे। अजीज मामूली अंदाज में उन बच्चों के पास आया और एक 6 साला बच्चे को मुखातिब किया। अब वो बच्चा फुटबॉल छोड़ के उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। बेटा, अभी जो एक लड़की आपको ये चॉकलेट दे कर गई है वो कौन थी? अजीज ने बड़े ही प्यार से उसे पचकारते हुए पूछा। बच्चा इर्द गिर्द देखने लगा। वो मास्क वाली? बच्चे ने आंखें बड़ी किए कहा। हाँ वही। अजीज की आंखों में चमक उभर आई। हाँ, वो तो मेरी आप ही हैं, उसने बड़ी सादगी से कहा। और उनके साथ वो अंकल कौन थे? अजीज का तजस्सुस उस बच्चे को कहाँ समझ आना था। वो फुटबॉल के गेम खेलने भाग गया। वो उनके बाबा हैं। ओ, शर्ट झाड़ के वो खड़ा हुआ और वापस गाड़ी की तरफ चला आया। ये पैसे रखो, बाकी काम हो जाने के बाद दूंगा। इस तारीख से ही उस पे नजर रखना, जैसे ही मौका मिले काम हो जाना चाहिए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़की को आराम से जगह पे पहुंचा देना। अजीज ने नोटों की मोटी गद्दी उसकी तरफ बढ़ाते हुए याद दहानी करवाई। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसे मुत्मिन करता हुआ बोला। अजीज उसका जवाब सुनकर मुड़कर अपनी जगह पे आया और गाड़ी वहां से दौड़ा दी। अजीज शिनवारी पे नजर रखो। अजीज शिनवारी पे नजर रखवा रहा था और 1-2 बार एक लड़की उसके आदमियों को साथ पाती नजर आई जो उसकी बेटी की उम्र की मालूम होती थी। अजीज ने सारी तस्दीक करवा के ये काम अपने पहचान के बंदे को सौंपा था। उसे पूरा यकीन हो चला था यही शिनवारी की बेटी है, क्योंकि उसने खुद पिछली बार करीब से गुजरते हुए उनकी बातचीत सुनी थी जिसमें उसे बाबा कहकर मुखातिब कर रही थी। और अब उनका एक साथ घर जाना और इस बच्चे की गवाही उसे मुकम्मल तौर पे इत्मीनान दिला चुका था। वो उसका मुकम्मल चेहरा नहीं देख पाया था, इसी वजह से हर तरह से उसने तस्दीक कर ली थी और अब उसे मुकम्मल यकीन हो चुका था वो दोनों बाप बेटी ही हैं।